हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिकोडर के बारे में पढ़ा। हमने डिकोडर की ट्रुथ टेबल, उसका लॉजिक डायग्राम, VHDL कोड क्या है, कैसे EDA प्लेग्राउंड में हम उसे रन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। सो डिकोडर जो था वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट था। आज हम सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से। और आज की जो लैब है बेसिकली वो है फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक बेसिक यूनिट है जिसको हम यूज़ करते हैं, आप कह सकते हैं काउंटर डिज़ाइनिंग में, रजिस्टर डिज़ाइनिंग में, और यहाँ पे क्लॉक का यूज़ होता है। तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या डिजिटल डिज़ाइन में इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो हम उतना डिटेल में नहीं देखेंगे। जस्ट हम ब्रीफ SR फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, उसकी ट्रुथ टेबल क्या है सिंपल, और देन उसका इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ NAND गेट। ओके, सो सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप, मैंने जैसा आपको बताया कि क्लॉक का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। तो क्लॉक के 4 पार्ट होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो ये देखिए, इस टाइप की कुछ आपकी क्लॉक होती है। सो दिस इज 1 0 1 0। ओके, सो देखिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज। इसको क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव एज। जो 1 टू 0 जा रहा है, डायरेक्शन जो है 1 से 0 अगर है तो इट इज नेगेटिव एज। नेगेटिव एज अगर 1 पे ही है तो दिस इज पॉजिटिव लेवल, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव लेवल। तो कुल मिला के किसी भी क्लॉक के 4 पार्ट होते हैं: पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज, so this is positive edge, negative edge, positive level, negative level। ओके, तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, मीन्स ये चारों पार्ट्स के बारे में क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ? क्योंकि आप जब भी कहीं पे भी अगर कोई सर्किट देखेंगे काउंटर का या रजिस्टर का, तो वहाँ पर आपको एक क्लॉक दिखाई देगी। तो 2 टाइप के सर्किट्स होते हैं जो हम काउंटर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे: सिंक्रोनस सर्किट्स और असिंक्रोनस सर्किट्स। सिंक्रोनस जहाँ पे आपकी जो क्लॉक है वो यूनिवर्सल मींस कॉमन क्लॉक है सारे ब्लॉक्स के लिए, और असिंक्रोनस में आपका जो प्रेजेंट आउटपुट है वो आप अप्लाई करते हो क्लॉक की तरह। क्लियर? तो आपको कुछ इस तरह के सिंबल्स दिखाई देंगे। देखिए, अगर आपकी क्लॉक डायरेक्ट गई, एक सिंबल आपका है लाइक दिस, एक सिंबल है आपका दिस वन, और एक सिंबल है आपका दिस वन। ओके, तो ये जो है आपका दिस इज पॉजिटिव लेवल, सिंपल पॉजिटिव लेवल। दिस इज नेगेटिव लेवल, तो ये सर्किल जो है वो नेगेटिव यानी कि 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस। दिस वन इज योर पॉजिटिव एज, और ये अगेन नेगेटिव एज। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जहाँ भी आपको सर्किट डायग्राम दिख रहे हैं या आप किसी भी सर्किट की फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको क्लॉक किस तरीके से अप्लाई किए। जैसे आपसे कहा गया कि एक अप काउंटर है जो कि पॉजिटिव ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। तो जनरली हम जब काउंटर डिज़ाइन करते हैं तो हम एज की बात करते हैं, हम लेवल्स की बात करते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे रेस अराउंड कंडीशन आती है जो हम JK फ्लिप फ्लॉप में पढ़ते हैं। तो हम सिंपल ट्रांजिशन देखते हैं, ये 0 to 1, 1 to 0, तो एज ट्रिगर, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो जनरली आपने ऐसे वर्ड सुने होंगे। ओके, तो हम और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, यहीं पे भी इस बात को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये क्लॉक के 4 पार्ट्स हैं। हम सिक्वेंशियल सर्किट्स की डिज़ाइनिंग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और जो पहला फ्लिप फ्लॉप है वो है आपका SR फ्लिप फ्लॉप। हम फ्लिप फ्लॉप जो पढ़ते हैं वो कुछ इस फॉर्म में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं SR, देन हम पढ़ते हैं D, फिर हम पढ़ते हैं JK, और देन हम पढ़ते हैं T फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो SR फ्लिप फ्लॉप सेट रिसेट, 2 कंडीशन इनपुट की। SR
अगर क्लॉक 0 है, आपने क्लॉक अप्लाई नहीं की है, तो कोई भी कंडीशन मैटर नहीं करती है, आपका सर्किट काम नहीं करेगा। जब आप क्लॉक 1 अप्लाई करेंगे तब आपका सर्किट काम करेगा। तो एसआर की दो कंडीशन बनेगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर? तो एस इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0, कोई भी चेंज नहीं होता है क्यू और क्यू बार में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्यू प्रीवियस, क्यू बार प्रीवियस। तो जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू 0 0 पे रहेगी, मीन्स 0 0 पे कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर एस की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू 1 है, क्लियर, तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो रीसेट हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अगर आपने एस की वैल्यू 0 अप्लाई कर रखी है, आर की वैल्यू 1 अप्लाई की है, तो वो रीसेट हो जाएगा 0, और क्यू बार कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 1। इस तरीके से एस की वैल्यू अगर 1 है, आर की वैल्यू 0 है, तो आपका जो आउटपुट है वो सेट हो जाएगा। सेट मीन्स 1 उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 1, और क्यू बार की वैल्यू क्या हो गई? 0। ओके, एंड लास्ट कंडीशन इज एस इक्वल टू 1 एंड आर इक्वल टू 1। तो इसमें आपका कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ आप कोई भी आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो यही प्रॉब्लम है एसआर फ्लिप फ्लॉप की, जो हम रिमूव कर सकते हैं, और ये आप क्या कह सकते हैं, जिसको हम हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जे की फ्लिप फ्लॉप, यानी शॉर्ट आउट करते हैं हम इसको जे की फ्लिप फ्लॉप में। क्लियर? तो अब ये आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है। ये आपका नैंड लैच है, जहाँ पे आपने पीछे एक क्लॉक और दो और नैंड गेट अप्लाई करे, जिसमें आपने एस और आर यूज किया। ओके, सो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि लैच में, जैसे हमने डिजिटल डिजाइन थ्योरी में पढ़ा है कि लैच क्या होता है और देन फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है, तो लैच क्या करता है, आपके जो भी बिट्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको होल्ड कर लेता है। ओके, तो अगर आपने 0 अप्लाई किया तो वो 0 स्टोर कर लेगा, 1 अप्लाई किया तो 1 स्टोर कर लेगा। लेकिन फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, आप विद द हेल्प ऑफ क्लॉक उन बिट्स को, उन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो आप एस और आर की वैल्यू अप्लाई करेंगे, क्लॉक देंगे, तो जैसे ही क्लॉक में ट्रांजिशन होगा आपके आउटपुट्स चेंज हो जाएंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जैसे ही आप क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं तो आपके आउटपुट्स चेंज हो रहे हैं। देखिए क्यू की वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर? आई होप थोड़ा आपको रिमाइंड हो गया होगा जो आपने डिजिटल डिजाइन में पढ़ा था यहाँ पे, कि एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है, क्या उसकी ट्रुथ टेबल होती है, और क्लॉक के कितने पार्ट्स होते हैं। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप का VHDL कोड। तो सिंपल, आपने पहले लाइब्रेरी डिफाइन की, देन एंटिटी में आपका एस आर रीसेट क्लॉक, जो है आपके क्या है, इनपुट पोर्ट है, क्यू और क्यू बार आपके क्या है, आउटपुट पोर्ट है। तो बहुत सिंपल है। देखिए आपको पता होना चाहिए कौन से इनपुट्स हैं, कौन से आउटपुट्स हैं, उनको आपको रिप्रेजेंट करना है। सिंपल सिंटैक्स है एंटिटी का, उसके अंदर पोर्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं। देन आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं। तो आर्किटेक्चर में आपने बिहेवियरल मॉडलिंग से उसको डिस्क्राइब किया है। तो आप आर्किटेक्चर को बिगिन करेंगे। प्रोसेस में आप क्लॉक को, रीसेट को, एस को, आर को, इन सबको प्रोसेस कर रहे हैं। क्लियर? देन आपने प्रोसेस को बिगिन किया। प्रोसेस को बिगिन करने के बाद इफ, तो रीसेट की कंडीशन, तो रीसेट की कंडीशन ये है कि अगर आपने रीसेट कर रखा है, अगर आपका रीसेट हाई है तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो इफ रीसेट इक्वल टू 1 देन क्यू गेट्स द वैल्यू 0। एल्स इफ, अगर रीसेट नहीं है, रीसेट की वैल्यू 0 है, और अगर आपकी क्लॉक आ रही है राइजिंग एज, देखिए यहाँ पे है ना राइजिंग एज क्लॉक, तो पॉजिटिव एज की बात कर रहे हैं। तो एल्स इफ राइजिंग एज क्लॉक देन इफ एस इज नॉट इक्वल टू आर, तो एस की वैल्यू अगर आर के बराबर नहीं है, जो मैंने आपको बताया एस की वैल्यू 0, आर इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 0, तो अगर वो कंडीशन है, आप यहां से देख सकते हैं इन दो कंडीशंस की बात हो रही है, एस और आर, दिस वन एंड दिस वन। ओके, इफ एस इज नॉट इक्वल टू आर then Q gets the value of S and Q bar gets the value of R। तो देखिए यहाँ पे आप, अगर ऐसा है
तो Q जो है वो S की वैल्यू लेगा। देखिए S इक्वल टू 0 है तो Q इक्वल टू 0 है, S इक्वल टू 1 है तो Q इक्वल टू 1 है, और Q बार क्या है, R के बराबर है, तो Q बार की वैल्यू 1 यानी R की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 तो Q बार की वैल्यू 0 है। तो ये लॉजिक है जो आप यूज कर रहे हैं Q और Q बार को डिफाइन करने के लिए। क्लियर? एल्स इफ, अगर S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1 है, देन Q गेट्स द वैल्यू Z, मींस हाई इम्पीडेंस। तो आप यहाँ पे वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आउटपुट की, इसलिए आपने वहां पे Z डिफाइन कर दिया। ओके, S इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 इसलिए डिफाइन नहीं किया है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी आउटपुट्स में चेंज नहीं आ रहे हैं। क्लियर? अब उसके बाद आपने क्या किया, एंड इफ दोनों इफ को एंड किया, एंड प्रोसेस एंड बिहेवियर। आई होप आपको ये मेन कोड समझ में आया होगा। किसी भी SR फ्लिप फ्लॉप को अगर हमें डिफाइन करना है तो इस तरीके से करेंगे। देन उसका टेस्ट बेंच कोड है ये। क्लियर? आर्किटेक्चर कंपोनेंट डिफाइन किए आपने, देन आपने पोर्ट मैप किया उनको, पोर्ट मैप करने के बाद आपने वैल्यूज दी। क्लियर? तो देखिए S की R की वैल्यूज दी, 20 नैनोसेकंड का आपने वेट दिया, वेट स्टेटमेंट लिया, और उसके बाद उसको आपने एग्जीक्यूट किया। ओके, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं EDA प्लेग्राउंड में। तो ये EDA प्लेग्राउंड है, यहाँ पर हमने SR फ्लिप फ्लॉप के VHDL कोड को लिखा है। टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन में आप VHDL सेलेक्ट करेंगे। देन टॉप एंटिटी में, जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया है, कि आप टेस्ट बेंच के एंटिटी का नाम देंगे। तो SR फ्लिप फ्लॉप टेस्ट बेंच, तो SR फ्लिप फ्लॉप टेस्ट बेंच आपने यहाँ लिखा। टूल में आप एडेक रिब्रिया प्रो 2020.04 सेलेक्ट करेंगे, और रन टाइम में आप यहाँ टाइम दीजिएगा। ओके, सो आप जितना भी यहाँ वेट दे रहे हैं उसको आप ऐड कर लीजिए, और उससे ज़्यादा ही टाइम आप यहाँ पे रन टाइम के लिए दे दीजिए, ताकि आपको वेव फॉर्म्स इजीली शो हो सकें। ओके, देन ओपन ईपी वेव, आपको वेव फॉर्म अगर देखनी है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव करने के बाद आप उसे रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म आई है आपकी, ये आपको बताएगी कि SR फ्लिप फ्लॉप कैसे काम कर रहा है, या जो भी हमने अभी ट्रुथ टेबल में देखा वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, क्लॉक की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू 1 शो हो रही है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए क्लॉक की वैल्यू 0 हो रही है। तो इन वैल्यूज को आपको रीड नहीं करना है, क्योंकि क्लॉक की वैल्यू अगर 0 होगी तो आपको आउटपुट्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं, क्लॉक की वैल्यू 1, S और R की वैल्यू क्या है, देखिए 0। तो आपने लॉजिक डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, तो प्रीवियस वैल्यू जो भी चल रही होगी वही आपको वहां पे दिखाई देगी। ओके, जैसे ही आपने क्लॉक की वैल्यू 0 की, R की वैल्यू चेंज हो गई, S की वैल्यू 0 है, लेकिन Q और Q बार में कोई भी चेंज नहीं आया है। क्यों? क्योंकि क्लॉक की वैल्यू यहाँ पर अभी 0 है। अब देखिए क्लॉक की वैल्यू आपने 1 कर दी, R की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 0 है। तो देखिए क्या था लॉजिक, अगर रीसेट नहीं है तो रीसेट 0 है, अगर रीसेट नहीं है, S की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 1 है, तो Q और Q बार इसको फॉलो करेंगे। तो Q की वैल्यू 0 होगी, Q बार की वैल्यू 1 होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्लॉक में जाते हैं हम। देखिए R की वैल्यू 0 है, S की वैल्यू 1 है, तो देखिए S की वैल्यू अगर 1 है तो Q की वैल्यू 1 हो जाएगी, और Q बार की वैल्यू 0। इस तरीके से लास्ट कंडीशन क्या थी आपकी, S की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1, तो देखिए Q और Q बार दोनों क्या आ रहे हैं, हाई इम्पीडेंस Z। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वेव फॉर्म की हेल्प से, कि जब आप S और R की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं और क्लॉक की वैल्यू 1 है, तो आपके जो आउटपुट की वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही है। क्लियर? तो यही कॉन्सेप्ट है आपका फ्लिप फ्लॉप का, और आज जो हमने पढ़ा वो था आपका SR फ्लिप फ्लॉप। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।